लिवर को बिल्कुल ठीक कैसे रख सकते हैं? कोई भी फैटी चीज और हमारा जंक फूड टेकन इन एक्सेस उतना ही डैमेज करता है लिवर को जितना शराब कर सकती है। तो दैट्स वेरी क्लियर। लिवर का कैंसर क्या है? क्लियरली आपकी आंखें पीली शुरू हो जाएंगी, पेट में ठीक पानी है। पड़ जाएगा, जॉन्डिस्ड हो जाएगा। जब लिवर को बुरा लगता है तो फिर लिवर के ALT AST एलिवेट होते हैं, वहां से वापसी तो नहीं होगी, फिर आप तो सिरोसिस होगी, आप सुकड़े जिगर में चले गए। अनमैरिड पर्सन को हेपेटाइटिस हो जाता है, क्या ये आगे आपकी फैमिली में भी जा सकता है? बुनियाद अफ्रीका में मंकी थे खास किस्म के, वहां वो उनके साथ ही करते थे और नॉन नेचुरल ही करते थे, जिससे ये फैला था। स्टमक की हर्निया ये क्या होती है? नो एक्सरसाइज, नो वॉक, नो लाइफस्टाइल, नो मेंटल हेल्थ, नो गुड स्लीप, सोशल मीडिया एडिक्शन, हेमोलॉजी, कैसे लाइफ सेट होगी? हमारी बॉडी में दिल और दिमाग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो लिवर है, जो अगर ठीक से काम ना करे तो आपकी बॉडी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकती है। अगर आपको फैटी लिवर है तो ऐसी कौन सी 5 चीजें जो आपने नहीं खानी, जो हम अपने हर खाने के साथ चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स ऐड करते हैं, ये हमारे लिवर और स्टमक को कैसे असरअंदाज करती है? तो ये सब हम जानेंगे डॉक्टर आफान से, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर आफान। तो आज हम बात करने वाले हैं लिवर पे, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएं कि हम अपने लिवर को बिल्कुल ठीक कैसे रख सकते हैं? लिवर जो है ना, उसको ठीक रखने के लिए आपको खुद को ठीक रखना होगा। ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ लोगों को, और इसका डाया बहुत बड़ा है। हम सिर्फ कन्फाइन रखते हैं, मैं जब कहता हूँ ना वर्ड डॉक्टर यूज़ होता है, मसीहा, तो उसमें फिर बहुत सारी डायमेंशंस आ जाती हैं। लिवर और स्टमक आपका ऐसा ऑर्गन है, मुझे इसका स्पेशलिस्ट बनने के बाद समझ आई कि ये तो हमारी इन्वायरमेंट ने ठीक करना है। तो प्रॉब्लम इज़ लिवर ने आपकी हर वो चीज़ साफ़ करनी है जो आपने खानी है, और स्टमक का रोल भी उसी तरह का है। लिवर बहुत बड़ा आपका बड़ा तरीन वाइटल ऑर्गन है, और आपके खाए हुए टॉक्सिन, स्पेशली इफ़ यू टेक एनी नीम हकीमी ड्रग और एनीथिंग, कोई भी इस तरह का हर्बल कंपोनेंट जिसमें कोई भी टॉक्सिन मौजूद है, इवन आप अपने इलाज के लिए कोई ऐसे एंटीबायोटिक्स हाइपोटेंसी यूज़ कर रहे हैं, वो जाके लिवर को हिट कर देगा। इवन पैनाडोल अगर आपने बहुत सारी खा ली हैं, आप दिन में 8 गोलियां खा सकते हैं, ठीक है ना, 500 मिलीग्राम की। अगर आपने बहुत ज़्यादा खा ली हैं तो तब लिवर फेल भी हो सकता है। तो लिवर इतना कीमती ऑर्गन है, लेकिन हमें क्योंकि ये ख्याल नहीं है हम क्या खा रहे हैं, तो अल्कोहल देखें डायरेक्ट आपके लिवर को हिट करता है, इस तरह फैट डायरेक्ट आपके लिवर को हिट करता है। समोसा इज़ इन, या कोई भी फैटी चीज़ और हमारा जंक फूड टेकन इन एक्सेस उतना ही डैमेज करता है लिवर को जितना शराब कर सकती है। तो दैट्स वेरी क्लियर। उसको अल्कोहलिक कहते हैं, इसको नॉन अल्कोहल नेफल्ड कहते थे, अब इसके मॉडर्न नाम आ गए हैं, मैफल्ड है, मैसल्ड है। इसी पे सारी जो अभी लिवर की सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस हमने जो टोटल फोकस था उनका, वो स्टियाटोसिस इन लिवर पर था। फैट जो लिवर में आ रही है तबाही कर रही है। अब ट्रांसप्लांट की बहुत बड़ी वजह मैश इंड्यूस सिरोसिस है, या नैश इंड्यूस सिरोसिस है, या ये फैटी लिवर है जो लिवर को सख्त करता है और फिर उसको सकोड़ देता है। आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी कि फैटी लिवर आपने यूज़ किया, अब आप डॉक्टर की टर्म में तो आप इसे बड़ा अच्छा समझा सकते हैं, तो मुझे ये बताएं, बहुत सारे यंग एडल्ट्स जो हमारे, बेशक वो मेल हैं बेशक वो फीमेल है, से गुजर है और वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। देखिए, फैटी लिवर जो है ना, ये एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है। अब होता क्या है कि पिंडों देहातों में जो लोग ये अल्ट्रासाउंड करते हैं, इनको ज़रा सा इकोजेनिक लिवर नज़र आई, इसको फैटी लेबल कर देते हैं। अब वो फैटी लिवर होता भी है, पर वो चेंजेस आने की वजूहात काफ़ी सारी हैं। हेपेटाइटिस C इंड्यूस्ड भी हो सकता है, मेटाबॉलिक भी हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न। उसकी मॉनिटरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीट पैरामीटर चेकअप, ठीक है। अब होगा क्या, जो लिवर इंजरी है, हिपैटोसेलुलर इंजरी है, ये मैंने पहले भी बताया था, एंड दैट क्लिप वेंट इन मिलियंस इन इंडिया ऑन PTV। मैंने बताया था कि आपके जो एंजाइम्स हैं जो लिवर इंजरी को इंडिकेट करते हैं ना, वो ALT और AST है। यू गो फॉर ए लैब टेस्ट। अब ये बातें जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, इसकी लाहौर में हेपेटोलॉजिस्ट 5,000 फीस लेता है, और हम मुल्तान में बैठ के 2,500 फीस लेते हैं। लेकिन ये अब हम मुफ्त आपको बताते हैं फी सबीलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा मैं बताता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप घर बैठे इन चीज़ों को काउंटर कर लें। यू विल गो विद योर चेकअप, आप अपना अल्ट्रासाउंड कराया, आपको फैटी लिवर आ गया। अब पीपल स्टार्ट ऑब्सेस्ड, परेशान होना शुरू हो जाते हैं, मुझे तो फैटी लिवर आ गया। अब हर बंदा फैटी लिवर की बात कर रहा है, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। इवन हम लोगों ने सुपर फूड्स जो इंट्रोड्यूस कराए नरिश में,
डॉक्टर नाजिश के, तो हम भी फैटी लिवर को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अदर देन दैट जो बहुत सारी अदर चीज़ें हैं, लिवर डिटॉक्सीफाई ले लें, ये ले लें, इतनी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। उन प्रोडक्ट्स में एक्सेप्ट सुपर फूड्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो लिवर को डैमेज करती हैं फ़ायदा करने की बजाय। दे कॉज ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। इसको पढ़ें चैट जीपीटी से, मैं तो इन्हें कहता हूँ पढ़ा करें, खुद पढ़ा करें। इसको पढ़ें चैट जीपीटी से या गूगल से या आर्टिकल्स निकाल लें। अब होता क्या है, आपका हिपैटोसेलुलर एंजाइम्स ALT और AST ये एलिवेट है। अब इसकी भी रेंजेस हैं। अब लोग देखेंगे थोड़ी सी माइल्ड एलिवेशन है ALT में, परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कि हमारा तो जिगर गया। फॉर एग्जांपल अपर लिमिट नॉर्मली वेरिएट करती है बिटवीन 35 से 40, मर्द ख़वातीन का थोड़ा बहुत डिफरेंस करके, अदरवाइज आप 40 का एक कट ऑफ ले लें ALT का। अब अगर 55-60 हो गया है और उस पर आप पागल होकर डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं, परेशान होना शुरू हो गए हैं और चीज़ें हैं, तो you have to think what you are eating, what is your weight, आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स कितना है, और क्या मैं उसको कंट्रोल करके चीज़ों को, या कोई रिसेंट हालिया मैंने कोई फक्की तो नहीं खाई। लोग कब्ज़ के लिए फक्कियाँ खा रहे होते हैं, वो डिली कर रही होती है, बिल्कुल ऐसा। कोई हकीमी दवाई तो नहीं ली। तो अल्ट्रासाउंड पे अगर फैट आ गया है, डोंट थिंक यू आर गोइंग टू डाई, ओके, डोंट वरी फॉर इट। वरी हों, लेकिन ये नहीं कि आप ऑब्सेस हो जाएं। मैंने देखा है ना, पिंडो देहात, मेरे पास क्लिनिक्स में आते हैं, कहाँ पर होते हैं कि फैटी लिवर आ गया। कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर आ गया। गो गेट योर अदर टेस्ट चेक्ड, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेसिक टेस्ट है वो कंप्लीट LFTs है। लिवर का टेस्ट चेक करें, उनमें सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें फैटी लिवर की हिपैटोसेलुलर इंजरी देखने के लिए ALT और AST का पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें ALT है। तो ये अगर रेज्ड है, फिर हम देखेंगे कितने रेज्ड हैं, तो देन वी स्टार्ट एडवाइजिंग देम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत बड़ी टर्म है। अब वो एक तो समझाना औखा, फिर इस दौर में जहाँ इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तो इनके पैर पड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना इनको समोसा बम कहने से समझ तो आई, ये मुझे खुशी है कि इनको समझ आई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए इनके पैर पड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं समझ आनी। तो उसमें क्या है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि आप अपने आप पर तवज्जो दें। क्या हम 8 घंटे सो रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं सो रहा रात को 8 घंटे पीसफुल नींद इज कंपल्सरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। अभी ये जो सीरिया की जेलों से निकले हैं, उनको सोने ही तो नहीं देते थे वो। सबसे बड़ा तशद्दुद जो जेल में किया जाता है ना, जिस्मानी से भी ज़्यादा, वो साइकोलॉजिकल है। उनको जगा के रखते हैं, बिगेस्ट टॉर्चर। तो सीरिया की जेलों से ज़्यादा टॉर्चर तो हम अपने माशरे में खुद कर रहे हैं। पूरी रात हम देखते रहेंगे उन फैमिली व्लॉगर्स को जिनके बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, और फिर उनका असर लेंगे। उनकी शादियों पे पैसा फेंका जा रहा है, या उनको गोल्ड प्लेटेड फ़ोन दिए जा रहे हैं, ये शेर के बच्चे, जो भी वट एवर दे आर डूइंग, दे आर ओपनिंग रेस्टोरेंट्स। अब उस मादियत के दौर में हम उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लेकर सोएंगे और अपनी आधी नींद भी बर्बाद। एवरेज नींद जो शहरों में नौजवान लड़के लड़कियों की है 8 से 18 साल की, एवरेज नींद पर डे 4 से 5 घंटे है। बाकी टाइम ये जागते हैं। अगर माँ बाप समझते हैं कि अपने बिस्तर में जाके सो गए हैं, तो नहीं, वहाँ हेमोलॉजी शुरू हो गया। दे हैवंट स्लेप्ट। ये चीज़ याद रखें। इसी पे मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे आप बता रहे हैं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो हम लोग भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, व्लॉगिंग को और ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग उस तरह का लाइफस्टाइल भी चाहते हैं। हम भी वो चाहते हैं कि भाई घर बैठे हम भी एक टाइम पे गाड़ियाँ ख़रीदें और ये सब ख़रीदें। तो ये सारा जो स्ट्रेस है और ये जो लेविश लाइफस्टाइल की दौड़ है, क्या इसका इफ़ेक्ट भी हमारे स्टमक और लिवर पे आता है? वासिफ अली वासिफ कहते हैं डिप्रेशन की क्या तारीफ़ है। डिप्रेशन की तारीफ़ ये है कि जो हासिल में और आपको जिसकी तलब है, जो आप चाहते हैं, उसमें फ़र्क का जो नाम है ना, दैट इज़ डिप्रेशन। कि जो आपके रब ने आपके नसीब पे लिख दिया और जो आप अपने नसीब में लिखना चाहते हैं, उसमें जो डिफरेंस है, दैट इज़ डिप्रेशन। और वो सब मादियात की ख्वाहिशात का मंबा है। मेरा रब कहता है एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, तू भाग ले, बिल्कुल फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। बिल्कुल। अब ये देखते हैं हेमोलॉजी की चाहत, ये देखते हैं कि जनाब किस तरह 5 बहनें, जो भी व्हाटएवर, जो कुछ करके जब ये उन चाहतों के पीछे लगेंगी, वो चाहतों के लिए हो सकता है मेरे रब ने आपको डिज़ाइन ही ना किया हो, आपसे कोई और बहुत बड़ा काम लेना हो,
आपने एक सादगी की ज़िंदगी गुजारनी हो, अपने बीवी बच्चों का वफादार रहना हो, लेकिन अगर आपने वो चाहतें पाल ली, या आपकी बेगम पूरी रात वीलॉग्स देखती है उनके और वो आपको चाहतों का टीका लगा गई। यहाँ मुझे जो ख़वातीन देख रही हैं टीवियों पर, मर्दों की इस मुआशरे में ज़हनी सेहत ख़राब करने में, उनके मैदे तबाह करने में, उनके लिवर तबाह करने में इनकी बीवियों का 80% हाथ है। उसकी रीज़न ये है कि तवक्कल मेरे ख़्याल में मुआशरे में मर्द में फिर थोड़ा सा रह गया है। मुआशरे की औरत जो है ना, वो तवक्कल से बिल्कुल नाबल्द हो चुकी, मतलब दे हैव गॉन फार अवे। ये नहीं कि इनमें अल्लाह की वली नहीं है, इनमें हैं, तवक्कल वालियाँ भी हैं, लेकिन जो औरत की हिर्स है ना, उसने मुआशरा ज़्यादा तबाह किया है, उसने लोगों को डिप्रेशन में ज़्यादा मुब्तला किया है, और उसके डायरेक्ट गट ब्रेन एक्सेस, ये जो मैदे में दर्द, अभारा, मोटे हो जाना, डिप्रेशन में खाते रहना, इसमें इन शॉपिंग मॉल्स का, ये अभी बाहर निकलेंगे आप और मैं, चलते हैं किसी शॉपिंग मॉल में और मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ बाहर जो मर्द हजरात होंगे उन्होंने शॉपिंग बैग उठाए होंगे, शॉपर उठाए होंगे, एक बच्चा उधर से शलवार खींच रहा होगा, एक उधर से खींच रहा होगा, और वो बेगम साहिबा लगी होंगी सूटें, लेना भी नहीं है तब भी एक दुकान पे, और जो अंदर दुकानदार खड़ा है उसकी भी बजाई जाएंगी, और जो बाहर मर्द खड़ा है उसकी भी बजाई जाएंगी। एट ए टाइम 25-30 मर्दों की एक खातून बजा रही होगी उसने, सिर्फ मादियत की दौड़ में। मतलब क्या है, मतलब इफ यू विल नॉट वेयर ब्रांड, इफ़ यू विल नॉट हैव आईफोन, इफ़ यू विल नॉट हैव गुड कार और गुड होम, जो अल्लाह ने आपको दे दिया है, उस पर आप लोग तवक्कल कर जाओगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मतलब अब ये स्टैटिक्स क्यों इतना आम हो गया, इसका दौर जाके पूछें तो सही पार्लर वालियों से, मेरा नाक ऐसे कर दो, अब नहीं अब मुझे पसंद नहीं आया, जो अल्लाह ने नाक दिया था वो पसंद नहीं आया, अब मेरा मुंह ऐसे कर दो, अब मेरे होंठ बुरे कर दो। प्लास्टिक के होंठ बना के खड़ी होती हैं, एंड ट्रस्ट में बुरी लग रही होती, बट दे आर सो मच मैड, पागल, ऑब्सेस्ड विद दिस मादियत, जिसको इंड्यूस कराने में इस डिजिटल नंगपन का हद से ज़्यादा हाथ है। ये सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर जो अपने घर की अंदर की सूडो अयाशियाँ, जो कि धंधा है, बिजनेस है, दे वांट टू अर्न बाय दिस वे, ठीक है, ये दिखाते हैं, लोगों के दिमाग ख़राब करते हैं, और अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ इतना बड़ा अलमिया बन चुकी है हमारी सोसाइटी में, और इसी से सारे इश्यूज ड्रैग होते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल के दौरे, फैटी लिवर, मैदे के मसले, फॉलिज के दौरे जवानी में पड़ जाना, हर तरह जोड़ों के मसाइल, जो मसला आप गिनेंगी ना, उसकी बुनियाद ज़हनी सेहत का ख़राब होना है, नींद का पूरा ना होना है, गंदे फास्ट फूड्स खाना है, और अल्लाह से, दीन से दूरी है। 4 कंपोनेंट है, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, मेंटल और फिज़िकल। हम यहाँ सवाए फिज़िकल और मादियत के, हमने बाकी तीनों कंपोनेंट्स को खुडे लाइन लगाया हुआ। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। आप मुझे ये बताएं कि ये जितना भी सारी चीज़ें हैं हमारे स्टमक पे और उसके बाद हमारे लिवर पे किस तरह इफेक्ट करती हैं? गट ब्रेन एक्सेस होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी मेंटल हेल्थ का आपके मैदे के साथ। व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल दीज थिंग्स, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आपकी इनोवेशन जो है, आपकी नर्व्स जो हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन। तो आपका मैदे में आपकी मोटेलिटी स्लो हो जाती है, एसिड प्रोडक्शन वेरिएट करने लग जाती है, कुछ लोगों को हाइपर एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, आपको हाजमे के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, बदहजमी शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली फिर उस गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से फिर ये वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे फंक्शनल बावल डिसऑर्डर्स कहते हैं इनको। क्या क्या आ जाता है? IBS आ जाता है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉशरूम जा रहे हैं, वो IBS D है। कुछ लोगों को इसका वर्कअप पूरा होना चाहिए। मैं आपको एक ब्रॉडर टर्म में बता रहा हूँ, हाउ मेंटल हेल्थ कैन इफेक्ट। डायरिया की और रीजंस भी क्रॉनिक हो सकती हैं, एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, लेकिन IBS हो जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं 3 साल से कब्ज नहीं गई, 4 साल से नहीं गई, इट शुड बी वर्कड अप। लेकिन जब आप प्रोब करते हैं, कोलोनोस्कोपी हो गई, मुआयने हो गए, बाकी टेस्ट हो गए, इट कुड बी IBS-C। और बाज़ का पता लग जाता है कि एक बंदा है, उसका वेट लॉस नहीं हो रहा, यंग है, कोई ट्यूमर की हिस्ट्री नहीं, कोलोन वो चाहता नहीं, कुछ आप टेस्ट करा लेते हैं स्टूल वगैरह में, या वैसे आपको एनालाइज हो जाता है कि इसको IBS-C है, यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट। फिर इसी तरह मिक्स्ड वैरायटी है,
कभी कब्ज रहना, कभी मोशन लगना, कभी कब्ज रहना। मोशन मतलब ये नहीं, इंक्रीज स्टूल फ्रीक्वेंसी भी होती है। करेंगे नॉर्मल स्टूल लेकिन जाएंगे बाथरूम बार बार। वही सिचुएशन जो पेपर से पहले आपकी मेरी होती थी जब बिल्कुल हम कोई एग्जाम देते थे। बिल्कुल। तो IBS-M मिक्स्ड, IBS-C, IBS-D, ये सारे और भी वेरिएंट्स हैं, ये IBS है। इस तरह कुछ लोगों को फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया यानी नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। फंक्शनल डिस्पेप्सिया ये होता है कि हर वक्त ही मैदे में ब्लॉटिंग, गैस, अभारा, इस तरह के रहना और हाजमा ना होना, जो खाना मुंह में आ जाना, इस तरह की चीज़ें। और इसमें बार बार बर्प्स भी आते हैं। आप बैठ कुछ खाएंगे, फौरन से बैठेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ जलन सी फील होगी और आप बार बार डिकार ले रहे हैं, बार बार डिकार ले रहे हैं। तो ये भी इसी की वजह से। साइकोजेनिक बर्पिंग भी होती है कुछ लोगों को, खुद डिकार लिए जाएंगे। ये कोई साइकोलॉजिकल, ये साइकेट्रिक इलनेसेस में आ जाता है। फिर ये सिर्फ मेंटल हेल्थ से नहीं रहता, ये मेंटल हेल्थ में एक इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपको साइकोजेनिक बर्प्स आते हैं। मतलब ऐसे बर्प्स जो साइकेट्रिक इलनेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ऑब्सेशन में, कुछ तरह की, मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट। अब लिवर को कैसे इफेक्ट करेगा? लिवर को ऐसे इफेक्ट करेगा, जब आप डिप्रेशन में जाएंगे, यू विल डू ओवर ईटिंग। आप मेटाबॉलिकली अपने आप को ख़राब कर देंगे। योर लिवर विल गेन फैट, you will have diabetes, you will have hypertension, you will have joints के issues, जो मोटापे से रिलेटेड है वो सब आप सफ़र करते जाएंगे। इसमें आप ये कह रहे हैं कि फैमिली व्लॉगिंग से सबसे पहले, मतलब ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं उससे हमारा सबसे पहले मेंटल हेल्थ आती है, उसके बाद हमारे स्टमक पे चीज़ें आती है और स्टमक से हमारे लिवर पे आती है और लिवर आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे ये बताएं, रीज़न तो हमने देख ली, इसका हल क्या होगा, करना क्या चाहिए? एज अ पैकेज सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। एज अ पैकेज ठीक करने के लिए देखें, इकरा आपको अपनी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें आज से 30 साल पुराना रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने मस्टर्ड ग्रीन साग के फ़ायदों पर वीडियो बनाई। अब लोग कहें कि यार ये जिंगर पे बनाए या उस पे। मस्टर्ड ग्रीन्स फुल ऑफ ऑल विटामिन्स, मिनरल्स, सर्दियों में इतनी अच्छी डाइट है साग, ठीक है। हम उसको भी गंदे मसाले और गंदा तेल डाल के करप्ट कर देते हैं, जैसे हम अपनी सोल को इस फैमिली व्लॉगिंग से करप्ट करते हैं। बिल्कुल। तो साग इतनी अच्छी डाइट है, स्वांजना इतनी अच्छी डाइट है, घरों में औरतों ने अच्छा ये बना के किसने देने थे? हमारे हाँ, हुण माँ कित्थे लगी हुई है फूड पांडा दे पीछे, ठीक है। जदों माँ ही नहीं बनाएगी, मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि बदकिस्मत होंगे हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को वो नानियाँ दादियाँ नहीं मिलेंगी जो हमें मिली। बिल्कुल। यू विल बी वेरी बैड नानी दादी, बिकॉज यू आर अ फूड पांडा, यू विल बी फूड पांडा नानी दादी। तो हमारे बच्चों को तो फूड पांडा नानी दादी मिलेगी, हमें वो नानी दादी नहीं मिलेगी। हमारी नानी दादियाँ अपने बच्चों को ये बताएंगी कि फ़लानी जगह का जिंगर अच्छा है, फ़लानी जगह का पिज़्ज़ा अच्छा है। वो कभी भी ये नहीं बताएंगी मैं तेनों आज ये साग पकाया है, आज ये ओजड़ी पकाई है। अब माई मदर, शी इज़ प्रोफेसर, हेड ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, इतना उनका न्यूट्रिशन पे काम है। उन जैसी ओजड़ी कोई नहीं बना सकता, उन जैसा साग कोई नहीं बना सकता। शी कुक सो वेल, और हमें मज़ा आता है घर में, हम भी मकई की रोटी खाते। मुझे लोग समझते हैं मैंने साग से मना कर दिया, मैं कुछ इससे समोसे से मना कर दिया, मैं कुछ खाता नहीं हूँ। हम घर में बना हुआ बहुत अच्छा बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन हमें बाहर भी, क्योंकि अब तो इन्वायरमेंट ऐसा हो गया। बिल्कुल ऐसा। हम तो बड़ा, अगर हम साग वगैरह और सिर्फ इन चीज़ों आपकी कितनी सहेलियों को, मुझे बताएं, आप एक सर्कल में मूव करती हैं, पहले तो ये बताएं आपकी कितनी सहेलियों को कुकिंग आती है? मुझे आती है, सहेलियों का पता नहीं। अच्छा, उस कुकिंग में भी फिर वेरिएशन ले आते हैं। उनमें से कितनियों को टफ डिशेस बनानी आती हैं? हाउ मैनी कैन कुक वेरी गुड साग? मतलब इनको अगर चाय बनाने को कुकिंग कह देते हैं ये, तो दैट इज़ नॉट कुकिंग। तो डिपेंडेंट हो गई ना। अच्छा, ये उन चीज़ों पे आ जाएंगी कि मैं पास्ता बहुत अच्छा बना दूंगी। यार आप अपनी कभी शौहर को आप घर में उसको, इवन दे कैन नॉट इवन कुक गुड दाल मूंग, लेंटिल्स, इतने फ़ायदे हैं दालों के, सीरियल्स के इतने फ़ायदे हैं, बट दे डू नॉट इवन थिंक ऑफ कुकिंग ऑल दिस। फैटी लिवर पे हमने बात की है, तो अगर ये एक दफ़ा हो जाता है तो ये दोबारा ठीक हो सकता है? और ये लिवर का कैंसर क्या है, बड़ा हम सुनते हैं जी लिवर का कैंसर हो गया। फैटी लिवर ठीक हो जाता है, इसकी कोई स्टेज होती है जिसपे इसने रिवर्स होना होता है। ग्रेड 1, 2, इवन 3 तक फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। ये बेसिकली हो क्या रहा होता है, लिवर के अंदर
फैट अकोमुलेशन की वजह से लिवर में फाइब्रोसिस का एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। फाइब्रोसिस मैयर करने के लिए बहुत सारे नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव टेस्ट हैं। इन्वेसिव में लिवर बायोप्सी और इस तरह की चीज़ें जिससे लोगों की जान जाती, रूह कांपती है। तो नॉन इन्वेसिव में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ हम जैसे FIB-4 स्कोरिंग्स हैं, कुछ स्कोरिंग्स निकाल लेते हैं, या फिर कुछ टेस्ट हैं जिनमें शेयर वेव इलास्टोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड की एक बड़ी मॉडिफाइड फॉर्म है 2D शेयर वेव इलास्टोग्राफी, या फिर फाइब्रोस्कैन। वो करके चेक कर लेते हैं, उसमें KPA इंडेक्स बनता है कि भाई कितने सख्ती लिवर में आ चुकी है। अगर वो चली गई एंड स्टेज पर, यानी आपको लेट F3 या F4 पे चला गया, या फाइब्रोसिस जो कि सिरोसिस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, सुकड़ने में, तो सुकड़े हुए जिगर की रिवर्सल जो है इट इज़ वेरी 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 नो थिंग, ठीक है ना। वहाँ से वापसी तो नहीं होगी, फिर आप तो सिरोसिस होगी, आप सुकड़े जिगर में चले गए, फिर आगे लिवर बैठ सकता है, पेट में पानी, खून की उल्टी, बेहोशी के दौरे और ये सब कुछ। बेसिकली जब लिवर के अंदर इस लेवल की सिरोसिस हो जाती है, लिवर सुकड़ जाता है, तो वो प्रोन हो जाता है, स्पेशली अगर आपको साथ हेपेटाइटिस B-C भी जिस्म में है, लिवर कैंसर को। फिर जिगर में वो जो सेल्स हैं, कैंसर क्या है, इट इज़ डिस्प्लेजिया, देन मेटाप्लेजिया, सेल्स अंदर खुद से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे और वो ग्रोथ बना देंगे, लिवर कैंसर बना देंगे, ट्यूमर बना देंगे। उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, UCSF मिलान है और क्राइटेरियाज भी हैं जिस रेंज में ट्रांसप्लांट तक बंदा रहता है। लेकिन वंस ये कैंसर आपकी खून की शरियानों में चला गया, NGN हो गई, या ये कैंसर बहुत ज़्यादा फैलने लग गया, उसमें भी कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन है, PIVKA-2 लेवल्स हैं, उनसे हम एनालाइज कर लेते हैं। अगर ये कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आपकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो ख़त्म होने लगती हैं, फिर आप ऑन्कोलॉजी और उससे भी नीचे फिर बेस्ट सपोर्टिव पे चले जाते हैं, पेलिएशन पे चले जाते हैं। और पाकिस्तान में लिवर कैंसर इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन ऑल रिकॉर्ड्स। यहाँ मैं देखता शायद बहुत हूँ, लेकिन लिवर कैंसर ने तबाही मचाई हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट थे जो मेरी मतलब फैमिली में ही थे, उनका क्या हुआ कि एकदम से थोड़ा सा बीमार हुआ, उनका स्टमक अपसेट हुआ, उनके लिए वो स्टमक अपसेट था। तो वो जब डॉक्टर पे गए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई आपका लिवर तो 80-90% बिल्कुल डेड हो चुका है, और विद इन अ मंथ उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे कौन से अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं कि जब वो बॉडी में हो रहे हों तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका लिवर जो है वो इफेक्ट हो चुका है? Hepatitis B, C, even fatty liver, you may consider them silent killers or semi-silent killers. They do not give very good warning signs. तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या है हेपेटाइटिस A, B एंड C में भी? मैंने हेपेटाइटिस B और C को कहा कि दे आर साइलेंट किलर्स, ये क्रॉनिकली आपको किल करते हैं। हेपेटाइटिस A जो है ना और E, वो किसी नाराज महबूबा की तरह होते हैं। आइदर दे विल इम्यून यू और दे विल किल यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हेपेटाइटिस A और E जो है दे वर्क दिस वे, या तो वो आपको एक्यूट लिवर फेलियर करेंगे, या फिर वो आपके जिस्म में इम्यूनिटी बन के बैठ जाएंगे। ठीक है, या तो सारी जिंदगी उसकी याद रह जाएगी, या फिर वो मार के ही जाएगी। बिल्कुल इस तरह हेपेटाइटिस A और E करते हैं। हेपेटाइटिस A और E फैलते भी महबूबा की तरह ही हैं, लेकिन बुरी महबूबा की तरह। कैसे? उनका रूट है फीको ओरल रूट। ये हर उस गंदे पानी से फैलेंगे, नॉट विद ब्लड। खुदा के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, A और E ब्लड बॉर्न नहीं है। हेपेटाइटिस A और E फैलता है गंदे पानी, गंदी अनहाइजीनिक फूड कंडीशन से, स्पेशली जिसको कंटेमिनेट हो गया हो फीकल मैटर से। यू आर हैविंग, ये जैसे गन्ने का जूस है, उधर गया वॉशरूम, इधर आके शुरू हो गया, ग्लास कंटेमिनेटेड है। शुगर कैन का जूस इटसेल्फ नहीं, उसकी गंदी हाइजीन इज़ वेरी बिग कॉज ऑफ दिस स्प्रेड ऑफ ऑल दिस। तो A और E होगा। E हामला ख़वातीन में 80-90% तक मोर्टेलिटी कर सकता है। मैंने कोटली चश्मे का, ये मैं वाक़या बता रहा हूँ, मैं हॉली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में अपनी ट्रेनिंग्स के डेज थे, शिफा इंटरनेशनल, फिर हॉली फैमिली में, कोटली से इतनी ख़वातीन हामला, मतलब एक वक्त में मैंने 6-7 भी देखी हामला है, एक्यूट लिवर फेलियर में है, हेपेटाइटिस E। वो कहीं गंदे चश्मे का पानी पूरा गांव पीता जा रहा था, और ऊपर से कहीं कंटेमिनेशन थी वाया व्हाटसोएवर, पखाना जहाँ भी पाया जा रहा था या जो भी, और वो ख़वातीन मरती चली जा रही थी। तो E इज़ वेरी डेंजरस इन हामला ख़वातीन, बहुत हाई मोर्टेलिटी है इसकी।
इसमें लिवर के मैंने जैसे आपसे पूछा कि अर्ली वार्निंग साइंस, जैसे अगर अब मेरी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं, एक आम इंसान के लिए मैं नहीं यहाँ तक पहुँच रहा कि भाई उसे लिवर का कोई मसला शुरू हो गया। देखिए एक्यूट लिवर फेलियर में तो क्लियरली आपकी आंखें पीली शुरू हो जाएंगी, पेट में ठीक पानी है। पड़ जाएगा, जॉन्डिस्ड हो जाएगा, इवन आगे वाली स्टेजेस पे अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, बेहोशी के दौरे पड़ने लग जाएंगे, इनकेफेलोपैथी में चले जाओगे। ठीक है, तो ये अर्ली वार्निंग साइंस नहीं होंगे, वो तो ले दे जाएगा आपको। ठीक है, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गए, यानी जैसे बी और सी, ये भी एक्यूटली डैमेज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली क्रॉनिकली दीमक की तरह खाते हैं, फाइब्रोसिस करते हैं, फिर जिगर सिकुड़ता है। तो जब ये क्रॉनिकली डैमेज करते हैं तो ये वही फिनोमिना करते हैं जो जैसे फैट करता है या अल्कोहल करता है, जिगर को सिकुड़ता चला जाता है और सख्त करता है, फिर जिगर सिकुड़ जाता है, फिर पेट में पानी, खून की उल्टी, बेहोशी के दौरे और अल्टीमेटली डेथ। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं, अब जिन लोगों को फैटी लिवर है लेकिन वो स्मोकिंग वगैरह नहीं छोड़े, अब वो वेप का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया कि वेप तो बस आराम से आप पीते जा रहे हैं, तो ये कितना आपके लिवर के लिए नुकसानदेह है? देखिए स्मोकिंग तो लंग्स के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, कोई भी कैंसर का इंसिडेंस विद स्मोकिंग बढ़ जाता है, लिवर कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्टली स्मोकिंग के लिवर पे इफेक्ट्स उस तरह रिपोर्टेड नहीं है। ठीक है। इट इफेक्ट्स लंग्स मच मोर, लेकिन इंसिडेंस ऑफ एनी कैंसर इन द बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड वाया स्मोकिंग, वाया मोटापा, ओबेसिटी, वाया डायबिटीज वगैरह। यानी अगर किसी का इंसिडेंस एक आम इंसान में 1 गुना है तो उनमें रिस्क 3, 4, 5, 10 गुना हो जाएगा, एनी कैंसर। बिल्कुल सही। लेकिन डायरेक्टली स्मोकिंग या वेप जिस ऑर्गन को डायरेक्ट हिट करती हैं वो लंग्स है। अब वेप नया है, इस पर अभी रिसर्चेज नहीं आई, इस पर रिसर्चेज आएंगी, लेकिन लोग इसको क्लेम कर देते हैं कि इसमें ऐसे कोई कार्सिनोजेंस नहीं है। लेकिन आप जिस मर्जी पल्मोनोलॉजिस्ट से बात कर लें, उसको उठा लें, उससे बात कर लें, या जो रिसर्चेज आ रही हैं वो वेप को सिगरेट से ज़्यादा या एटलीस्ट सिगरेट के बराबर ही डेंजरस करार दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें मुझे ये बताएं, अगर किसी भी अनमैरिड पर्सन को हेपेटाइटिस हो जाता है तो क्या ये आगे आपकी फैमिली में भी जा सकता है? लाइक अगर इन फ्यूचर वो शादी करना चाहे या इस तरह का कोई इशू हो सकता है? बी और सी ये ब्लड बॉर्न है। ठीक है, इनका खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे पास एक खातून आती हैं, वो कहती हैं कि मेरी शादी को 3-4 साल हो गए हैं, मेरे मियाँ को पता लगा हेपेटाइटिस बी है, ना ये मेरे करीब आता है, ना ये मेरे साथ प्लेट में खाना खाता है, ना ये पानी पीता है मेरे गिलास में, ना मेरा इससे कोई बच्चा है। अब ब्लूटूथ से तो नहीं हो जाना था। तो उसने आगे से कहा कि मैंने उससे पूछा भाई क्यों, बस उसको कहता है इसको काला यरकान है, मैं तो दूसरी शादी करेगा, जो एक ट्रेंड, यही अगर उसके मर्द को होता फिर मैं देखता औरत का क्या रिएक्शन होता। बिल्कुल। नथिंग टू बी डन लाइक दिस। अगर आप, पहली बात तो यह, मैं बार बार पिट मर गया हूँ कि इसको निकाह नामे पे शामिल करें 3-4 टेस्टों को, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और थैलेसीमिया के टेस्टों को। इन्होंने नहीं करना, ना किसी ने सुनना है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, आपने नहीं, HIV इतना आम हो रहा है, उसको कर ले निकाह नामे में शामिल, वो तो उसमें तो डिजास्टर है, फिर शादी होगी तो ठीक है, वो नस्लों में फिर आगे काम ख़राब कर देते हैं। आगे चलें, अगर किसी को BC है, उसकी स्पाउस को C की सेक्सुअल ट्रांसमिशन रिपोर्टेड है, कम है, B का सेक्सुअल ट्रांसमिशन का रिस्क है लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है। अब क्योंकि अब इसमें भी वैरायटी ऑफ, मैं खुल के बात करूँगा कि डिपेंड हाउ यू आर सेक्सुअली इंटरेक्टिंग विद योर पार्टनर। अब जो HIV है ये बहुत कॉमन है उन इलाकों में जहाँ होमोसेक्सुअलिटी आम है। ये मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि और पाकिस्तान में हैं वो इलाके, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी है। अगर ये कहें कि पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी, मैं मैन सेक्स विद मैन की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, कोई स्कैटर डाटे की बात नहीं करते। जाके देखें एड्स के, HIV टेस्ट कराएं, आपको पता लग जाएगा। और फैल कहाँ से रहे हैं? ये फैल रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जो कि सेक्स प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो सेक्स नेचुरल नहीं है, नॉन नेचुरल मेथड से सेक्स है। यानी कि आप स्ट्रेट सेक्स, स्ट्रेट तो खैर रिलेशनशिप्स में भी हो जाता है, लेकिन जो आप नॉन नेचुरल तरीके से कर रहे हैं सेक्स, जो नेचुरल तरीका नहीं है, तो उसमें म्यूकोजल पेनिट्रेशन ज़्यादा है
उस जरासीम की एज कम्पेयर टू स्ट्रेट सेक्स के या उस सेक्स के जो एक नेचुरल तरीका है। तो नॉन नेचुरल मेथड से आप अगर पेनिट्रेट करते हैं तो म्यूकोजा डैमेज होने से HIV की ट्रांसमिशन बहुत बढ़ जाती है। ये आया भी अफ्रीका के बंदरों से था, ठीक है। इसका पहले नाम भी गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम था, जिसे बाद में चेंज किया गया एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स में 1980s में ही आया था। और इसकी बुनियाद अफ्रीका में मंकी थे ख़ास किस्म के, और वहाँ वो उनके साथ सेक्स ही करते थे और नॉन नेचुरल ही करते थे, जिससे ये फैला था। ये उसकी बेस है। तो अब मैं आपको वाकया सुना रहा था, अब खातून को तो बी था, अब बी तो ऐसा सच कोई, अब होना क्या चाहिए कि उस जो बंदा है, मर्द है या वो औरत जिसके मियाँ को हेपेटाइटिस बी है, सी की वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा आ चुका है। वंस यू गेट पीसीआर पॉजिटिव, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव गोलियां 3 या 6 महीने में वायरस चला जाता है। फिर जीनोटाइप्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन पाकिस्तान में जीनोटाइपिंग इतनी कॉमन नहीं कराई जाती, तो पीसीआर तो उसका तो इलाज है, वो तो बहुत बड़ा वरीसम साइन नहीं है, लेकिन उसका पीसीआर पॉजिटिव रख के सोए रहना इज़ अ वरीसम साइन। अच्छा, ये अगर एक दफ़ा हो जाता है हेपेटाइटिस और वो रिकवर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, और उसने 2, 4, 5 साल के बाद शादी कर ली, तो क्या ये दोबारा होने के रिस्क या चांसेस बढ़ जाते हैं? यस, डेफिनेटली। हेपेटाइटिस बी और सी की जब एंटी HCV आपकी बॉडी में है, या HBsAg जो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव हो आप, तो देयर आर चांसेस ऑफ रिलैप्स ऑफ द वायरस। सोया हुआ फिर जाग जाएगा, फिर पीसीआर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिसिबिलिटी पे। जो मोस्ट कॉमन कॉज है सिंध और बलूचिस्तान में बी के फैलने की, वो वजह है वर्टिकल ट्रांसमिशन, माँ से बच्चों में। ठीक है, बाप को था, बाप से माँ को लगा, माँ ने वैक्सीन नहीं कराई हुई थी, माँ से बच्चे में चला, बच्चा पैदा हुआ, उसको ना वैक्सीन लगी ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगे। अच्छा, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशंस भी हम करवा लेते हैं, जैसे अभी वो रिसेंटली आपको पता होगा कोरोना वैक्सीनेशंस भी हमने बहुत करवाई, और उसके बाद अगर मैं अगर अपनी मदर की बात करूँ तो मेरी मदर की बॉडी पे बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही स्टार्ट हो गई थी, और उन्होंने दुनिया जहान के एलर्जिक सेंटर्स को जो है विजिट कर लिया। एंड पे पता चला जी कोरोना वैक्सीन करवाई थी, तो इसकी वजह से ये अब अपने टाइम पे ही जाएगी। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम वैक्सीनेशंस करवाते हैं, इसका भी बॉडी पे कोई नुकसान आता है? देखिए, एलर्जी तो आपको किसी भी मेडिसिन से भी हो सकती है। मतलब देयर आर, आई हैव सीन केसेस, एक पेशेंट को सिंपल एंटीबायोटिक लगा, वो उसको रिएक्ट कर गया, पेशेंट वहीं मर गया। ये तो एलर्जी किसी को किसी भी वैक्सीन या ड्रग या मेडिसिन से हो जाना, इट इज़ हाउ योर बॉडी टाइप रिस्पॉन्ड्स। ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे हमारे लिवर, लंग्स या कोई वैक्सीन से तो नहीं होते। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, स्टमक की बात कर लेते हैं कि स्टमक की हर्निया ये क्या होती है? हर्निया उसको कहते हैं कि आपकी बेसिकली डिफेक्ट आता है मस्कुलर, और आपके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं या अंदर की जो लेयर्स होती हैं प्रोट्रूड करती हैं, इसको हर्निया कहते हैं। इसको बेटर सर्जन्स देखते हैं। मैं मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, और फिर मेरा लिवर ट्रांसप्लांट में काफ़ी काम है, ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी की फील्ड में एज अ फिजिशियन। ठीक है। तो ये जो डोमेन है हर्निया की और इसको ठीक करना, इट इज़ प्योर सर्जिकल डोमेन। हाँ, बहुत ज़्यादा कफिंग, स्टूल के टाइम स्ट्रेन करना, वज़न पर काबू ना रखना, ये या प्रीवियस सर्जरीज, उनके स्कार मार्क्स, दे कैन cause weakness of that muscles and they can cause that herniation. डॉक्टर अफान, एक चीज़ और बताएं कि लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं पाकिस्तान में कि लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये पाकिस्तान में मुश्किल भी बहुत है, मतलब कॉस्टली है, तो इसके बारे में आप क्या? लिवर ट्रांसप्लांट अब तो कॉस्टली नहीं रहा। पब्लिक सेक्टर में बड़े अच्छे सेंटर्स हैं, 2 सेंटर्स मैं हमेशा तारीफ़ करना चाहूँगा, और उन दोनों में ही मेरे अच्छे दोस्त भाई असातिज़ा काम करते हैं। एक सेंटर में तो मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, मैं ट्रेन भी वहाँ से हुआ हूँ। एक सेंटर है सिंध में गंबट, जिसको डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर साहब डायरेक्ट करते हैं, और उसको सिंध गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है। वहाँ डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी हैं, उन्होंने सारा, और फिर वहाब डोगर साहब ने, मेरे कॉलेज फेलो भी हैं, मेरे साउथ पंजाब फेलो भी हैं, और मेरे सगे भाइयों की तरह। तो आई स्पेंड 2-2.5 साल देयर, और मैंने ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी की ट्रेनिंग वहाँ से की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव डन मोर देन 1000 लिवर ट्रांसप्लांट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। So that is commendable credit to सिंध गवर्नमेंट। मैं यहाँ लाहौर बैठा ये बात कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है, और वहाँ डोगर साहब को जाता है। ही बिलोंग्स टू साउथ पंजाब, और उन्होंने एक टीम बिल्ड की, और अब उसी टीम के हम खासे हैं। और हमने जनूबी पंजाब में दूसरा पंजाब का प्राइवेट सेंटर
रिकॉग्नाइज कराया है फॉर प्राइवेट लिवर ट्रांसप्लांट एट लोधरा शाहिदा इस्लाम में। आई ओन अ बिग हॉस्पिटल एडवांस GI लिवर टावर एट मुल्तान, और हम लोगों ने दूसरा बहुत बड़ा सेंटर प्राइवेट रिकॉग्नाइज करा लिया है लोधरा में बाया होटा, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। और सून हम जनूबी पंजाब में पहला लिवर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, अगेन डॉक्टर वहाब डोगर, डॉक्टर गफ़ार और ये हमारी टीम। तो एक सेंटर्स तो वो रहे। दूसरे पब्लिक सेक्टर सेंटर यहाँ लाहौर में PKLI, डॉक्टर फैसल डार, वो मेरे उस्ताद भी हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत यहाँ PKLI के लिए की और उन्होंने डेवलप किया, और PKLI लाहौर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त काम करते हैं। तो ये तो 2 हैं पब्लिक सेक्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों ही। दे आर इक्वली डूइंग वेरी गुड वर्क। मतलब जितना, और यहाँ हो रहा है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, यानी वो ट्रांसप्लांट जहाँ कोई डोनर चाहिए होता है। फिर कुछ प्राइवेट सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, कराची में भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद पिंडी में भी हैं, 2 हैं, और इसके अलावा अब आर्मी का सेंटर जो है वो इस्लामाबाद पिंडी में बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट में काम कर रहा है। तो अभी एक जनूबी पंजाब में आ जाएगा जो मैंने आपसे जिक्र किया। तो इस तरह कुछ, और पाकिस्तान में अगर आप ये कह रही हैं ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, हो बहुत ज़्यादा नहीं रहा। इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट कर दें। ओके। तो ये मतलब लिवर ट्रांसप्लांट किस एज टेन्योर में आप लोग रेकमेंड करते हैं? लाइक ऐसा भी होता है कि 30-40 में कोई पेशेंट आया तो अगर उसका भी लिवर बिल्कुल तो खत्म हुआ हुआ है तो उसको डेफिनेटली अप टू 60-65 तो कोई इशू ही नहीं है। मेरे फादर का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था 2015 में, जो हेपेटाइटिस C था उनको, जो सबसे बड़ी मोटिवेशन बना मेरे लिवर ट्रांसप्लांट की फील्ड में आने की। मैं एक ही बेटा उनका, तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन बना जो हमें चाइना जाना पड़ा, और उस टाइम 1.5 करोड़ लगा था, अब 4 करोड़ है चाइना में अगर ट्रांसप्लांट करें। पाकिस्तान में तो ट्रांसप्लांट महंगा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी। डॉक्टर फैसल हनीफ हैं जिनके साथ मैं प्राइवेटली काम कर रहा हूँ लाहौर में, बहरिया में, यहीं जहाँ हम बैठे हैं बहरिया में। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट में। तो मैं 2 सेंटर्स के साथ तो डायरेक्टली काम कर रहा हूँ। अच्छा, अगर एक दफ़ा लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके बाद इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट में अगर उस टाइम कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए पोस्ट ट्रांसप्लांट, उसमें फिर फ़ौरन मसले आ जाते हैं कि वेसल्स बंद हो गई, या थ्रोम्बोसिस हो गया, या बिलरी लीक्स की कॉम्प्लिकेशन, एनास्टोमोटिक लीक्स की कॉम्प्लिकेशंस आ गई, या ग्राफ्ट फेलियर हो गया। उस टाइम फौरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो वो तो अजाब है, वो तो फिर बहुत टफ़ टू हैंडल है। लेकिन अगर उससे निकल आया है तो उसके बाद एक लाइफ स्टाइल है जो आप, अगर आपने इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रहना होता है, उन इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सूरज में निकलते हुए स्किन केयर, ये सब कुछ होते हैं। उसके अलावा अदरवाइज़ अगर वो एक स्मूथ लाइफ गुजारे, जैसे मेरे अब्बू अब CMH मुल्तान के डीन है, 2009 साल हो गए लिवर ट्रांसप्लांट को, तो ही लिविंग डोनर, तो ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड लाइफ। बिल्कुल सही है। जो हमारे खाने पीने की जैसे हमने बात की, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स भी जो हैं वो ऐड ऑन कर लेते हैं, तो क्या उसका भी इफेक्ट किन होता ड्रिंक्स है? की बात कर रही हैं आप? जो ये कोला ड्रिंक्स और खुल ये के सब। बात करें, किन ड्रिंक्स की बात कर रही हैं? क्योंकि दूसरी ड्रिंक्स भी बहुत नहीं, आम मैं है। अल्कोहल नहीं बात कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो डिफरेंट ड्रिंक्स हम ये ऐड करते हैं, कोला ड्रिंक्स और इस तरह की, तो ये क्या हमारे लिवर पे दे आर इफेक्ट करते हैं? इक्वली डैमेजिंग जितनी शराब इज डैमेजिंग, ओह, इक्वली डैमेजिंग। हम्म, इडियट हैं वो लोग जो समझते हैं कि इनका नुकसान नहीं है। फिर अब और तमाशे आ गए ना। अब तो पहले तो चलो थी ना कि सिर्फ ये जो थी, मैं अब नाम ले रहा हूँ, उनकी मशहूरी हो रही है आपकी तरह तो हो, कि पेप्सी 7 अब तक महदूद थे। अब तो और बहुत कुछ आ गया ना, और तमाशे आ गए। तो ये माशा मर्दाना में जैसे कमजोरी दूर करने वाली स्टिंग आ गई है, ठीक है, जो इनको लगता है कि इसमें जिनसिंग डला हुआ है तो ये मर्दाना कमजोरी दूर कर देगी, ठीक है। तो अब तो और तमाशे, फिर वो जो जिस पे बुल बना होता है, इनको लगता है कि वो पी लिया तो वो बिल्कुल सुहागरात वाला दूध का गिलास पहुंच गया इनके पास, वो जिसके ऊपर वो बुल बना होता है ना। तो अब और तमाशे बहुत आ गए हैं। ट्रस्ट मी, उसको पीने से आप बैक गियर तो लगा सकते हैं। मैं सारे लड़कों को बता रहा हूँ, सारे मर्दों को बता रहा हूँ जो उसके लिए पीते हैं इसको, द लोहा फाड़ थिंग। तो ये समझ लें कि उसको पीने से आपको बैक गियर तो लगेगा, आप आगे नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ नुकसानदेह है, उल्टा फ़ायदा नहीं है इसका। बट दे ड्रिंक टू मच। अब उसको अगेन, क्योंकि हम कार्ब्स खाते हैं, हम फास्ट फूड्स खाते हैं, तो हम उन चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हज़म हो जाए। पर जो चीज़ आपके अंदर जाके आपके उस गोश्त को गला रही है, या उस फास्ट फूड को गिला रही, या उस प्रोसेस्ड फूड को खा रही है जो उस पिज़्ज़े में शामिल था, या उस जिंगर में शामिल था, वो चीज़ आपके मैदे को बख्श देगी? या मैदे को कोई माफ़ी है?
और मैदा ही या हमारी उसने कोई NRO लिया हुआ है कि इसको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है स्टमक से ही हमारी पूरी बॉडी बाद में इफेक्ट हो जाती है। अच्छा, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्या प्रोसेस है? लिवर डिटॉक्सीफाई, मेरी नज़र में रूट डिटॉक्सिफिकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लिवर डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि आप अगर अच्छे लाइफ पैटर्न्स पे हैं, आप अच्छी 8 घंटे की स्लीप लेते हैं जो मैं बिल्कुल नहीं लेता, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप खाने में साफ़ रखते हैं, तो इससे बड़ा आप साफ़ हवा लेते हैं, इससे बड़ा लिवर डिटॉक्सीफायर पैदा नहीं हुआ। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तमाशे आ गए। अब उनमें हमने एक चीज़ हमने भी की है, नरिश बाय डॉक्टर नाजिश में हमने एक लिवर डिटॉक्स टी लिया है। उसमें हमने क्या डाला है? हमने उसमें डाला है हिबिस्कस, हमने लेमन ग्रास डाली है, जिंजर डाली है, इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स डाले हैं कि उससे लिवर साफ़ हो जाएगा। दे डू वर्क एज डिटॉक्स, पानी वर्क्स, बट असल डिटॉक्सिफिकेशन है साफ़ खाना। मैंने लोगों को देखा है, उनको लगता है उनकी आंखें पीली हैं, उनको लगता है, तो वो सिल्वर की गोलियां खा रहे होते हैं। उनको लगता है कि उनको खाना चाहिए लिवर के लिए कुछ, तो वो तरह तरह के मल्टी विटामिन ले रहे होते हैं। और सॉरी टू से उनमें कुछ ऐसे मल्टी विटामिन भी हैं जो उनको लगता है उन्हें लिवर के खाने को चाहिए, लेकिन उनका लिवर उससे एग्री नहीं करता। उनके लिवर को बुरा लगता है, और जब उसे बुरा लगता है तो ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी होती है। जब लिवर को बुरा लगता है तो फिर लिवर के ALT AST एलिवेट होते हैं। लिवर को बुरा लगता है तो फिर उसे बहुत कुछ बुरा लगेगा। सर, लिवर में प्रॉब्लम आता है तो ये फिर हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम्स? लिवर का इंटेस्टाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेस्टाइन एक अलग कंपोनेंट है, लिवर एक अलग कंपोनेंट है। लिवर इज योर वाइटल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। इट हैज़ टू प्रोड्यूस मैनी थिंग। आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, आपका एल्बुमिन की प्रोडक्शन, आपकी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ये रिलेटेड है। आपकी बॉडी में बहुत अहम काम कर रहा है लिवर। इट इज़ योर बिगेस्ट बॉडी स्केवेंजर, बचाता है आपको बुरी चीज़ों से। ठीक है, बेसिकली आप समझ लें कि वो फिल्टर है आपकी बॉडी में। आप इंस्टा पे फिल्टर यूज करती होंगी ना? कौन नहीं जो करता? सबसे अच्छा फिल्टर है ना, वो लिवर है। सही है, तो उसको अगर आप बहुत गंदी तस्वीर दे देंगी, ठीक है, तो फिर वो चाहत फतेह अली खान के गाना सुनने से भी ज्यादा महसूर कौन होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अफान, मैं आपसे वो 5 चीज़ें पूछना चाहूँगी जो आप बहुत बड़ा क्रॉस लगा दें कि भाई ये नहीं खानी आपने, या ये नहीं आप पिएंगे, जिसकी वजह से हमारा लिवर डैमेज हो सकता है। आप फिर मुझे लेके जा रही हैं उस तरफ जहाँ किसान मर जाएंगे, गरीब मर जाएंगे, और लोग शुरू हो जाएंगे कि इसने किसान मार दिए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमारे उन लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन मिले जो शायद नहीं जानते कि ये कितना बड़ा नुकसान हम अपनी ही जिस्म के साथ। अल्टीमेट क्रॉस किसी चीज़ पे भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो 5 चीज़ें जो प्रेफरेबली अवॉइड करनी चाहिए टू हैव बेटर लिवर एंड स्टमक। नंबर 1, जंक फूड। किसी किस्म का भी जंक फूड जो है, ये जो पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फास्ट फूड, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें सारी कैटेगरी आ जाती है। हम किसी एक को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हमने कोई गरीब नहीं मारा। आगे चलते हैं। वैसे भी ये कदरे थोड़े अमीर कैटेगरी के शौक है, पर खा गरीब बहुत ज़्यादा रहा है। नंबर 2 ऑन लिस्ट इज कोलाज, द ड्रिंक्स। इसमें भी हर तरह की ड्रिंक्स आ जाती हैं। वो ड्रिंक जिसका मैं आपसे पूछ रहा था, और वो ड्रिंक भी जिसका आप मुझसे पूछ रही थी। बिल्कुल। कार्बोनेटेड, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, सब ठीक है। ये जो कोलाज, ड्रिंक्स, शराब, एवरीथिंग, दे आर बैड। नंबर 3 थिंग जो मैं मना करना चाहूँगा स्पेशली नौजवान नस्ल को, कि दे शुड, नंबर 3 चीज़ ये इनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, वो है रिफाइंड शुगर इन एनी फॉर्म। अब रिफाइंड शुगर चाय में डाल लेना इज़ बैड। रिफाइंड शुगर, आप देखें, एक बंदा गया है दुकान पे, वो आम का 4-4 आम डलवा के शेक बनवा रहा है, ठीक है, और उसमें भी वो चीनी के चमचे डलवा रहा है। और एक तो मैं इनसे बड़ा नाराज हूं, ये जो कहते हैं ना इन्नी मुफ्ता ना पा, ठीक है ना। आई एम वेरी मच फेड अप फ्रॉम दीज फूड व्लॉगर्स। कट्टे की तरह पल्ले होंगे ये, कट्टे की तरह, एंड दे आर गोइंग और हीटिंग मच वट एवर दे वॉन्ट टू ईट। मतलब सिर्फ एक वक्त का बाज़-औक़ात खाना खाने के पीछे PR कर आते हैं। वो रेडी वाले को नहीं पता होता, अच्छा मैं इतना अच्छा फलूदा लगाता हूँ, ठीक है, और उससे मोहब्बतें डलवाने के चक्कर में, वो मोहब्बतें कैलोरीज हैं, ठीक है, वो क्या डाल रहा है अंदर। अब मतलब बाज़-औक़ात मैं वीडियो देख रहा होता हूँ, उसको देख के मेरे मुंह में पानी नहीं आ रहा होता, मैं ये एनालाइज कर रहा होता हूँ कि इसका कैलोरी काउंट ये कहाँ ले गए। बिल्कुल ऐसा। पता है क्या करेंगे, इतने सारे पहले वो करके उसको शेक करेंगे, दूध को काढ़ेंगे, उसमें चीनी के चमचे डाल लेंगे, फिर उसमें तरह तरह के फ्रूट्स डाल के उन फ्रूट्स की सारी इफादियत खो देंगे,
उसके बाद उनमें मेवाजात ग्राइंड करेंगे, उसके ऊपर फिर वो फलूदे का डालेंगे, उस फलूदे के ऊपर फिर गार्निशिंग करेंगे, उस गार्निशिंग के बाद ऊपर फिर कोई वो डाल देंगे, और उसके बाद फिर कोई ऊपर से यूं टोपा करके रख देंगे, फिर उसको स्ट्रॉ लगाएंगे, उस स्ट्रॉ पे भी कुछ लगा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो जिस ड्रिंक का कैलोरी काउंट अगर 400-500 रहना था, वो 2500 का 3000 का कैलोरी काउंट होता है, और इधर जीले ने मबता पा देती हैं। ओ भाई, मार दिया बंदे को। और अगर कोई एडिक्ट हो गया आपके जूस को, तो जहर दे दिया उसको। तो एक तो इनको अवॉइड करें, ठीक है। और नंबर 4 ऑन लिस्ट इज कि जो बिल्कुल आप लोगों को नहीं खाना चाहिए, वो है टू मच एक्सेस सॉल्ट। मैंने लोगों को देखा है, वो बहुत एक्सटेंसिव सॉल्ट क्रेविंग्स लोगों को हो रही हैं, और वो चीज़ नॉट फॉर लिवर स्टमक ओनली, वो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नमक खा लेना भी अच्छा नहीं होता। लोग बहुत हाई इनटेक कर लेते हैं नमक की ना, उसको अवॉइड करें। जो सालन में नॉर्मल बना है वो खाएं। एक्सेसिव फ्रूट्स पे, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा खा लेना इज़ नेवर गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये तो नंबर 4 चीज़ है। और नंबर 5वीं चीज़, आई वुड सजेस्ट यू दैट प्लीज़ नेवर एवर ड्रिंक फ्रेश जूसेस भी जो है ना, उनको भी जो फ्रेश फ्रूट्स के हैं उनमें चीनी मत डालें, और उनके फ्रूट खाएं बजाय इसके कि वो जूस की फॉर्म में। ग्रेप फ्रूट जूस आप ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट मैं खुद भी पीता हूँ, लेकिन ओवरऑल जूसेस रॉ फॉर्म में कि बेहतर है आप घर में फ्रूट ले जाएं, फ्रूट खा लें। तो ये 5 बिल्कुल ठीक है। आपने कैलोरीज की बात की, तो जो हम फास्टिंग करते हैं, जैसे अब वो एक डाइट फॉर्म में भी आई हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो क्या उसको करने से भी हमारी लिवर हेल्थ अच्छी रह सकती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग है बहुत मुश्किल काम, और इतनी मुश्किल नहीं है। किया आपने? मैं करती हूँ कभी कभी। कितने घंटे का इंटरमिटेंट? रात 9 बजे के बाद कुछ ना खाओ, और अगले दिन 10, 11, 12 बजे आप नाश्ता कर लो। That's very good। अगर इंटरमिटेंट आप करती हैं, इंटरमिटेंट वैसे बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने उन्हें बहुत वजन भी कम करते देखा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है, ये रोज़ा रखने जैसे है। ये आपकी बॉडी को टाइम देती है उन टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए जो आपने खा लिए। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे गाड़ी में पुराना मोबिल नहीं चेंज करते, तो आप पुराने मोबिल को निकलने का टाइम देते हैं, और फिर आप करके अगला मोबिल डालते हैं जो फ्रेश होता है, राइट। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, अच्छा हमारी रूटीन क्या होती है? सुबह उठे, 2 पराठे खा लिए, दफ्तर जाते जाते नान कुलचा अच्छा लगा, किसी रेडी पे पाए अच्छे लगे, फिर खा लिया। 12 बजे दिल नहीं कर रहा, अच्छा हम कितने वैसे बदनसीब हैं, हम बोर भी होते हैं तो हम खाते हैं। हम बोर होने लगे हैं ना, हम खाएंगे। चीनी वाली चाय, आप दफ्तर देख लें, अपने मीडिया के दफ्तर देख लें, चीनी वाली चाय आएगी और साथ 2-3 समोसे आ जाएंगे, और ऐसे ढीठ हैं कि खाएंगे। ये नहीं कि भाई समोसे चलो किसी और ने ला के रख दिए, मैदा तो तुम्हारा अपना है, उस बेचारे के साथ क्या इश्यूज हैं। तो बहरहाल वो उस टाइम खा लेंगे, फिर 2 बजे फिर घर जाएंगे, घर जाते बेगम को फ़ोन करेंगे की पकिया है, वो कहेगी मेरा आज कुछ पकान नू मूड नहीं सी, ਤੁਹਾਡੇ लिए पिज़्ज़ा मंगाया। फिर जाएगा खुशी खुशी पिज़्ज़ा खाएंगे। 6 बजे फिर भूख लग जाएगी, फिर उसे कहेगी कुछ मिठा थे ले आ, वो मिठा ले आएगी, फिर वो खाएंगे। उसके बाद इनको 9-10 बजे फिर कुछ खाना है, वो तो डिनर तो किया ही नहीं। फिर वो यूजुअली आउटसाइड सम फास्ट फूड और एनीथिंग। 12 बजे फिर इनको भूख लग जाएगी, फिर रात 3 बजे भी फ्रिज खोल के खड़े होते हैं। जब ऐसा स्लीपिंग पैटर्न, ऐसा ईटिंग पैटर्न होगा, नो एक्सरसाइज, नो वॉक, नो लाइफस्टाइल, नो मेंटल हेल्थ, नो गुड स्लीप, सोशल मीडिया एडिक्शन, हेमोलॉजी, कैसे लाइफ सेट होगी? तो इससे आपका लिवर भी मैदा भी खत्म, लिवर भी खत्म, सोल फिजिकली यू गेट फैट, यू गेट डिप्रेस्ड, बॉडी शेमिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक मैं अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारा 9 to 5 वाली जो जॉब है, लाइक अभी मीडिया पर्सन्स के लिए तो आपको पता है रात के 10-11 भी बज जाते हैं, तो हमारी रूटीन ऐसी होती है कि हमारे लाइफस्टाइल में वॉक नहीं ऐड होती, और इधर आप पाउडर्स की चाय पी रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके जो सिम्टम्स है, जैसे बेली फैट भी आ जाता है और आपकी फिजिक भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। देखने वाले बंदे को शायद ना फील हो, लेकिन खुद को इंसान महसूस कर रहा होता है। तो ये चेंजेस जो हैं, इससे भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स, और जैसे हम लिवर और स्टमक की बात करें, तो इसमें हम कैसे मेनटेन रख सकते हैं? मेरे कभी आप मुल्तान हॉस्पिटल आए, उसकी रूफ टॉप पे बहुत बड़ा जिम है। मैं चाहता तो वहाँ मैं वार्ड्स भी बना सकता था, और मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता था। मैंने हेल्थ को तरजीह दी, अपनी भी और अपने स्टाफ की भी।
और एक बहुत बड़ी यहाँ जो हाउसिंग सोसाइटी होगी लाहौर की, उनकी जिम चेन को मैंने इनवाइट किया अपने रूफटॉप पे। मैं अब सवाल करूँगा उन तमाम मीडिया हाउसेस से, ठीक है, इसको चलाना है सुनो टीवी ने, ठीक है, और मैं सवाल करूँगा सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल से या डिजिटल मीडिया के चैनल से। दे बिल्ड गुड वॉशरूम्स, दे बिल्ड गुड स्टूडियोज़, दे महंगे महंगे कैमरे ख़रीदते हैं, महंगे महंगे कॉरपोरेट ऑफिसेस बनाते हैं। दो चीज़ों की जगह ये अपने दफ्तर में नहीं रखते, एक नमाज़ पढ़ने की और दूसरा एक्सरसाइज की। कितनी स्पेस लेगी एक ट्रेडमिल और 4-5 डंबल और एक मैट, कितनी जगह लेगा ये? हर नमाज की वैसे जगह होती है, नमाज बहुत की सारी तो जगहों पे नहीं भी होती, बाहर जाते हैं लोग, काफ़ी लोग नहीं भी बनाते हैं। अगर आपके ऑफिस में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं यहाँ तो है। तो उसी तरह अगर स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए जगह बनी है और अल्लाह से लॉ के लिए बनी है, तो फिर जिस्म से लॉ के लिए भी इस ट्रेंड को प्रमोट करें। अगर किचन बनाए हैं, पेंट्रीज बनाई हैं ऑफिसेज ने, तो एक छोटे से एक्सरसाइज रूम्स भी बना दें। यू जस्ट नीड टू बाय अ 1 ट्रेडमिल दैट विल कॉस्ट यू हार्डली 4-5 लाख, इससे भी कम। अगर कमर्शियल नहीं ली तो 1.5-2 लाख में, और जस्ट 1 मैट, और ये टोटल खर्चा 5 लाख है, और एक छोटा सा रूम है, और आप उनको डेडिकेट कर दें कि एटलीस्ट लोग अपनी और मैंने कितने अच्छे दफ्तर देखे हैं, उन्होंने बाज़ुकात रात को टेनिस कोर्ट्स बनाए होते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, किसी हेल्दी एक्टिविटी में जाते हैं। ये सारे सीईओज़ खुद सोचें, सारे ऑफिस कॉरपोरेट्स वाले खुद सोचें कि हम इनकी हेल्थ के लिए हमने दफ्तर में क्या दिया है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट मैसेज कोई आप देना चाहें? लास्ट मैसेज मेरा यही है कि 4 चीज़ें हैं, मेंटल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल और सेक्सुअल। और सेक्सुअल को हेल्थ समझें। अगर बच्चे पैदा करना सिर्फ जिनसी ज़िंदगी होती तो मर्द को 4 शादियों की इजाज़त ना होती। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि औरत की कोई जिनसी ज़िंदगी नहीं है। सेक्सलेस मैरिज पे आजकल मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ। आई हैव सीन केसेस, देयर आर मैनी रिपोर्टेड केसेस जिसमें शायद 6 महीने के बाद मर्द ने अपनी बीवी के पास जाना 6 महीने साल में एक दफ़ा कर दिया, ठीक है, और वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये फैमिली व्लॉगिंग, ये इंस्टा पे फ़िल्टर लगाई खूबसूरत ख़वातीन, बाहर चक्कर, हर वक्त पूरी रात बच्ची फंसाते रहने की टेंडेंसी, इसने बड़ा माशरा बर्बाद किया है। डीएम्स पे मैसेज करना, फंसा लेना, थोड़े बहुत पैसे, ये शुगर डैडी कल्चर, तो इससे उसको भी उतनी ज़रूरत है, आपकी बीवी को भी उसी सेक्सुअल ज़िंदगी की। अगर वो नहीं देंगे तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में लोगों को एहसास नहीं हो रहा। मुझे इसलिए पता है बिकॉज आई डील पीपल डेली, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, दे टेल दे आर डूइंग दिस, नो अदर वे अराउंड, ठीक है। पहले एक वक्त था ये मोबाइल्स और ये नहीं थे, घर गृहस्थी थी, औरतें अपने आप को वेंट कर लेती थी माँ बाप के साथ, चीज़ों के साथ। अब हर बंदा ही मादियत के पीछे। तो इसलिए हमारे बुज़ुर्ग भी, बहुत सारे घरों में बुज़ुर्ग भी, ठीक है, तो उन्हें भी बस बेटा दुबई से पैसे भेजता रहे, उन्हें कोई बाकी चीज़ों से गर्ज नहीं है। ऐसे माँ बाप भी हैं। तो एनीवेज उस पर तवज्जो दें, आपकी जिनसी ज़िंदगी कैसी है। और बच्चे पैदा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का सेक्सुअल चार्म ख़त्म हो जाए, लाइफ में स्पार्क ख़त्म हो जाए। यू डू नॉट डू, इफ़ यू आर नॉट गोइंग ऑन वेकेशंस, यू आर नॉट हैविंग गुड सेक्स लाइफ, इट मीन्स आपने उसका सारा इकोसिस्टम ख़राब कर दिया, उस बेड का जिससे आपका सब कुछ शुरू हुआ था, आपकी नस्ल शुरू हुई थी, जिसके लिए इतने बैंड बाजे, बारात और पटाखे फोड़े गए थे। तो एक तो इस पर तवज्जो दें। दूसरी तवज्जो दें अपनी मेंटल हेल्थ पे। 8 घंटे नींद पूरी करें। जो चीज़ आपको ज़हनी सुकून को, एवरीथिंग दैट डिस्ट्रॉयज योर मेंटल पीस इज़ टू कॉस्टली। हर वो चीज़ जो आपकी ज़हनी सुकून को बर्बाद कर दे, अगर उसके बदले आपको फरारी, ऑडीज़, आईफोन, महंगे कपड़े भी मिल रहे हैं, क्रॉस इट। ज़िंदगी बड़ी छोटी है। तीसरा, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर तवज्जो दें। ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद अल्लाह एंड कुरान। इवन आई लैक दीज थिंग्स। आई ट्राई कि मैं नमाज पढ़ लूँ 5 वक्त की और कुरान पाक करीब रहूँ। और हमें हर जहद में रहना चाहिए कि हम लाजमी, और मेरी पूरी कोशिश होती है, बेशक 2 फ़र्ज़ पढ़ा है बट डू इट। और आखिरी चीज़ कहूँगा, योर फिज़िकल कंपोनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जिस्मानी कंपोनेंट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अगर आप
एक एक्टोमॉर्फ्स बॉडी टाइप्स होती हैं, लोग दुबले पतले पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल। लोग उनको बातें करते रहते हैं, कुछ मोटे हो जाते हैं लोग। हमारा मुआशरा तो निकलता ही नहीं है ये चीमा चट्ठा से, हर वक्त ही ज़ात पात और जिस्म पे ही बिल्कुल। बात करते रहना। ये छोटा है, लंबा है, काना है, टैना है, बिड्डा है, मोटा है, पतला है, वो नाम ही ये रखते हैं। फिज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पर आप जैसे हैं जो हैं अल्लाह ने आपको बनाया है, बस अपने आप को सारी तरह से अपनी बाकी हेल्थ को देख के अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करें। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफी लिवर से मुताल्लिक जानकारी मिली होगी। अगर आपका कोई और सवाल है लिवर और स्टमक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद मोतबर डॉक्टर्स के साथ आपके लिए हेल्थ पर कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें।